जिसकी कुंडली में केंद्र में बढ़िया बृहस्पति बैठा है वो अपना बेफिक्र हो जाए, उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। 8 ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु का गोचर मंडेन अफेयर में क्या बदलाव लेकर आ रहा है? जगह जगह समस्याएं हैं, विश्व में लड़ाई है, मनमुटाव है, उनमें कुछ समझौते देखने को मिलेंगे। मोदी जी जो कहते हैं ना, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का युग है और इस कॉन्सेप्ट को ट्रंप के आने के बाद बल मिला है। शिव जी के गले में सर्प है, उसी को राहु का रूप माना जाता है। शिव जी ने विषपान किया है, सर्प के अंदर विष होता है। तो जो उनको पालते हैं उनके चरणों में चले गए तो फिर तो आप बिल्कुल प्रोटेक्ट होंगे ही होंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। 29 मई को राहु का ट्रांजिट हो रहा है कुंभ राशि में। मीन से कुंभ जाते हैं राहु, हमेशा पीछे की ओर चलते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है मंडेन अफेयर में, दुनिया भर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब पर आज बात हुई है। हमने जाना है कि इन दोनों बड़े ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी राशियां हैं सावधान हो जाने की ज़रूरत है, जिनके मानसिक स्तर पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिन पर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी रनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राकेश कथुरिया सर का। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं। ट्रंप पर उन्होंने भविष्यवाणी करी थी जो कि सही साबित हुई थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो प्रेडिक्शन करी थी हमारे पॉडकास्ट पे ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर, इलेक्शन को लेकर यूएस, वो बिल्कुल सच साबित हुई। आपने सारा जितना एनालिटिकल डाटा प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग ट्रंप को विजयी बताया था और वो सच निकला। बिल्कुल, ये माँ सरस्वती की कृपा है। और जो हमने एनालिसिस की थी ग्रह बल और षड बल, महादशा, अंतर्दशा और दूसरे फैक्टर देखते हुए, तो वो काफ़ी सटीक हुआ। और इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने अपने इस जो मेन प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया और ये लोगों तक हम पहुंचा पाए। बिल्कुल सर, मैं बहुत दिन से सोच रही थी उस पॉडकास्ट के बाद कि एक और प्रिडिक्शन आपसे कराई जाए, राहु और शनि का ट्रांजिट। हाँ जी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं सर इस पे। लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि युग ही बदल जाएगा। क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, सब पर आज बात करेंगे। श्योर। देखिए, शनि देव जी 18 जनवरी 2023 से अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विचरण कर रहे हैं। और ये कुंभ वालों के लिए बड़ा टफ टाइम था। हालांकि अपनी राशि में विचरण कर रहे हैं, लेकिन कुंभ वालों की साढ़े सती का ये दूसरा चरण था। तो इस 2.5 साल में, 2.25 साल में लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। कुंभ राशि वालों ने आतुर हैं राहु जी कुंभ में आने को। वो 29 मई को आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो 60 दिन की मोहलत है। और जब राहु जी कुंभ में आएंगे, फिर वो उनके चंद्र राशि पे विराजमान हो गए। तो चंद्रमा और राहु जब मिलते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। और ये ग्रहण दोष कुंभ वालों के लिए 18 महीने के लिए चालू हो जाएगा, लगभग नवंबर 2026 तक। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। आपको पता होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। तो खास करके लिए चंद्र जो है माता का प्रतीक है। राहु चंद्रमा पे आ गए तो एक तो माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, जो है कुंभ राशि वाले, अपने लिए भी। दूसरा क्या है, कुंभ राशि वालों के लिए जो चंद्रमा है वो रोग स्थान, छठे भाव का स्वामी होता है। शत्रु भाव भी वही है, रोग, ऋण, रिपु। और वो उनके लगन में बैठा है कुंभ राशि वालों के लिए, परमानेंट ही बैठा है वो। सर, ये आप काल पुरुष की कुंडली से गणना कर रहे हैं? नहीं, मैं कुंभ राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो जो कुंभ राशि वाले खुद हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की समस्या भी खड़ी हो सकती है। उसके लिए एक सरल उपाय बताता हूँ कि नहाते वक्त आप पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। दूसरा, 1 किलो जौ गाय के दूध में धो के
हम्म, लाल कपड़े में बांध के और अपने घर के दक्षिण के कोने में लाल ईंट के नीचे दबा दीजिए, राहत आएगी। और चूंकि जौ में कीड़ा डल सकता है तो हर 6 महीने बाद बदल दें। इसको बदलते रहिए। सर यहाँ पर जब हम दो बड़े ग्रहों के गोचरों की बात कर रहे हैं, एक हो गया शनि और एक हो गया राहु, तो एक कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं और एक मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, और कुछ दिन के लिए 3 दिन के लिए 6 ग्रह मीन राशि में ही रहेंगे, हाँ और जी। कुछ दिन के लिए शायद 2 महीने के लिए लगभग 29 मार्च से 29 मई तक मीन राशि में ही शनि और राहु दोनों हाँ, शनि रहेंगे। राहु रहेंगे और लगभग 14 अप्रैल तक साथ में सूर्य भी रहेंगे। सूर्य भी रहेंगे। और कुछ दिन इनके साथ शुक्र रहेंगे और बुध भी रहेंगे। बुध भी रहेंगे। तो मेरा सवाल सर ये है कि क्या ये केवल मीन राशि को प्रभावित करेंगे या मीन लग्न वालों के लिए भी कुछ दिक्कत मीन है? लगन वालों को भी प्रभावित करेंगे। राशि और लगन जो होती है दोनों को प्रभावित करते हैं ये। क्योंकि अगर लगन भी मीन है तो बैठे तो ये मीन में ही है। योर मून इज मिसिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ना, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाकी सब कुछ तो सेम है। तो इसलिए ये जो है दोनों को अफेक्ट करेंगे, इक्वली अफेक्ट करेंगे। हम जो ऐसी भविष्यवाणियां सुन रहे हैं सर कि बहुत बड़ा कोई एक बदलाव आने वाला है पृथ्वी में, लोगों की जिंदगियों में, ये हम मंडेन अफेयर में देख रहे हैं या ये पर्टिकुलर कुंडली पे डिपेंड करता है? हो सकता है किसी की कुंडली इतनी स्ट्रांग हो कि भाई भगवत कृपा है उसके ऊपर, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये 100% लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर दे ऐसा नहीं है। ये अपने कर्मफल हैं, अपने ग्रहों का बल है, आपकी महादशा अंतर्दशा है, उस हिसाब से ये सबको बुरी तरह प्रभावित करे ऐसा नहीं। कुछ लोगों का जिनका बहुत ही खराब है उनको ये बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, लेकिन मंडेन अफेयर में कुछ ना कुछ आपको आपदा दिखेगी इस पीरियड में। और जो लोग परमात्मा से जुड़े हैं, भक्ति भाव में हैं, सर्टेनली उनको प्रोटेक्शन रहती ही रहती है। हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, दुर्गा माता की भक्ति कर रहे हैं, भैरव बाबा की कर रहे हैं, तो यहाँ से एक शील्ड आती है जो आप रेगुलर करते हैं, तो उनका बचाव होता है, उनको डिस्काउंट मिलता है। उनको डिस्काउंट मिलता हाँ है। जी। क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, जो नहीं करनी चाहिए इन दिनों, वो किसी के साथ झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा करना, अत्याचार करना या कोई और जाति करना। ये करने से ये पीड़ाएं और बढ़ेंगी। और क्या करना चाहिए इस पीरियड में? दान पुण्य करना चाहिए, किसी का भला हो सके वो करना चाहिए। और जो जीव जंतु हैं, जैसे शनि का कौवा है, सूर्य का रेड फेस मंकी है, राहु का हाथी है, उनसे संबंधित जो जीव हैं अगर हम उनकी सेवा करें यानी उनको फीड करें तो ये हमारे लिए जो है एक बोनस पॉइंट हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं सर। यहाँ मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग बैठे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में हैं या मकर राशि में हैं, मान लीजिए कुंभ में किसी में भी हैं, राहु बहुत अच्छी पोजीशनिंग पे बैठे हैं, कोई ऐसी दृष्टि भी नहीं है जो खराब कर रही है, फिर भी क्या ये योग उनको परेशान करेगा या ये गोचर उन्हें परेशान करेगा? आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने खुद कई ज्योतिषियों को ये कहते देखा है कि यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, तुला का, उच्च का या मकर का अपनी राशि का या कुंभ का मूल त्रिकोण राशि का, तो उनको शनि जी 7.5 में कम तकलीफ देते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि जज जो कोर्ट के अंदर अपनी कुर्सी पे बैठा है, क्या उसके बेटे को उसके सामने पुलिस पकड़ के लाए कि इसने मर्डर किया है, तो क्या वो अपने बेटे को माफ कर देगा? नहीं नहीं, छोड़ दो, मेरा बेटा है, छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता है। जो संविधान कहता है, नियम कानून कहते हैं, उसके हिसाब से सजा उसको भी होगी। तो शनिदेव जी जो हमारी कुंडली में अपनी राशि में मूल त्रिकोण में उच्च के बैठे हैं
और हम इस गलत फहमी में हैं कि साढ़े सती में हमें बख्श देंगे। हमने चाहे कितने ही बुरे कर्म किए, वो तो कर्म फल दाता है ना। ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं। सीजेआई तो इंडिया का होता है, वो सीजेयू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स हैं। और मेरा पिछले कई दशकों का अनुभव ये कहता है कि शनि आपकी कुंडली में कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन साढ़े सती में मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, जिनका उच्च का शनि है, मकर का है, कुंभ का है, क्योंकि वो कर्म फल के ऊपर डिपेंड है। कर्म आपके बाद में इतने एक्यूमुलेट हो गए हैं, उसकी इतनी कंपाउंडिंग हो गई है कि शनिदेव जी क्या करेंगे। वो तो कोर्ट में जज के रूप में बैठे हैं, पुलिस पकड़ के लाए। उनके जो पुलिस, उनकी पुलिस कौन है? राहु केतु पकड़ के लाके हाजिर करते हैं शनिदेव जी के सामने, तो सजा तो देनी ही पड़ेगी। तो कितने ही श्रेष्ठ बैठे हो, अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो सजा मिलने वाली है। एक कहावत हम और सुनते हैं, मैं कहावत नहीं कहूँगी, ये मैंने ज्योतिषियों के ही मुंह से सुनी है कि बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, कि वो सब कुछ बैलेंस कर देते हैं। यहाँ बृहस्पति किसी को हेल्प करेंगे? देखिए, बृहस्पति का भी मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर कुंडली के केंद्र में अच्छा बृहस्पति बैठा है तो कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। एक जनरल स्टेटमेंट है। यानी जिसकी कुंडली में केंद्र में बढ़िया बृहस्पति बैठा है, वो अपना बेफिक्र हो जाए, उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता, 8 ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये भाषा यूज करती है जो वैदिक है। लेकिन मैंने देखा है कि 10वें घर में जिनका, लाल किताब पे आता हूँ अब मैं, 10वें घर में जिनका बृहस्पति बैठा है, चाहे वो कर्क का हो, मीन का हो, धनु का हो, अपनी राशियों का, और वो जातक धर्म कर्म के काम में लग गया, लोगों का परोपकार करने लग गया, विद्या दान करने लग गया, तो उसके घर में शनि राक्षस बन के आता है। यानी ऐसी तबाही मचाता है, ऐसी बर्बादी करता है कि वो लाइफ में उसको रीगेन या रिकूप नहीं कर पाएगा। इसका क्या रीजन है सर? क्योंकि मैं वैदिक और लाल किताब दोनों को साथ लेके चलता हूँ। जी जी। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और जब हम दोनों को जोड़ के दोनों के फलादेश देखते हैं तो एक अद्भुत ज्योति जो है प्रस्फुटित होती है। कारण ये है कि लाल किताब पक्के घरों की बात करती है, जबकि वैदिक राशियों की बात करती है। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पक्का घर 10वां जो है वो शनि की मलकियत है, उसका कारक भी शनि है। शनि को गुरु के ये काम पसंद नहीं है। भाई, आपने एक किराएदार रखा अपने मकान में, आपने उसको बोला कि भाई देख, तो यहाँ ऊंची म्यूजिक नहीं बजाएगा, ड्रिंक्स नहीं कर सकता, नॉनवेज नहीं खा सकता, ये मेरी कंडीशन है। तो उसको वो कंडीशन अगर किराएदार है फुलफिल करनी, नहीं जचती तो ना आए। अब आ गया, अगर उसने फुलफिल नहीं की, यू कैन टेक एक्शन। क्लियर जी। तो 10वें घर में जब गुरु आया तो वो शनि का किराएदार है। शनि ये कहता है ये काम मुझे पसंद नहीं है। घर तो शनि का है, पर शनि वहाँ नहीं है, वहाँ गुरु को किराए पे दिया है। लेकिन जैसे ही गुरु ने धर्म कर्म के काम शुरू किए, परोपकार के कुछ, तो शनि झपट के आता है, तो बर्बादी क्या करता है, तो उसको निकाल के बाहर कर देता है वहाँ से। पर शनि तो सर यही चाहता है ना कि आप परोपकार करो, आप अच्छे कर्म करो, अपने से नीचे वर्कर्स की सेवा करो, और बृहस्पति तो वही कर रहा है, फिर दिक्कत क्या है? ये आपके वैदिक कहती है, ठीक है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। एक जनरल बात होती है, एक अपवाद होता है। तो अपवाद में जब गुरुदेव 10वें भाव में आते हैं, शनि कहते हैं देखो ये सब काम आप किराएदार हो मेरे, ये मुझे पसंद नहीं, आपने अगर ये किए तो मैं बर्बाद कर दूंगा। और मेरे पास सैकड़ों कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिनके 10वें में बहुत बढ़िया गुरु है, और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, उनकी बर्बादी हो गई। इसीलिए वैदिक और लाल किताब दोनों को अगर हम समझ लेंगे तो अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। तो गुरु का भी, हाँ, 9वें भाव में गुरु है, वो गुरु का पक्का घर है, और गुरु खुद उसका कारक है।
नवम में आपके गुरु आया हो, आप करिए जितना परोपकार का काम कर सकते हैं, धर्म कर्म तीर्थ यात्राएं, गरीबों को तीर्थ यात्राएं स्पॉन्सर कर दीजिए। चौथे घर में गुरु हैं, आप अच्छे काम कीजिए। लेकिन ये देखा गया कि चौथे घर के गुरु वाला तो वैसे ही बड़ा कंजूस होता है। गुरु वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन बंदा धर्म कर्म क्या करेगा, कंजूस होता है, ये देखा गया है। लेकिन नवम घर में है तो गुरु अपना खजाना भी लुटा देता है। तो वो गुरु जो है वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, ऐसी परिस्थितियों में भी करेगा, क्योंकि नवम का गुरु बहुत श्रेष्ठ होता है। 29 मार्च से 29 मई ये एक पीरियड ऐसा बीच में मिल रहा है जब मीन राशि में शनि भी होंगे, राहु भी होंगे। इसका कुछ प्रभाव आपको लग रहा है कि पड़ेगा? इसका प्रभाव ये है कि कुंभ राशि वाले तो 60 दिन के लिए पेरोल पे छूट गए, तो वो खुशी मनाए। और मीन राशि में अब जब शनि और राहु साथ में मिलते हैं तो इसको पितृ दोष कहा जाता है। ये गुरु का घर है, 12 नंबर राशि। गुरु के घर में जब जब राहु आएगा, जब जब शनि आएगा, गुरु पीड़ित हो जाएगा। आपका किराएदार कोई गलत आ गया, आपको टेंशन देता रहेगा। तो जब जब गुरु के घर में ये आते हैं और ये पितृ दोष बन रहा है, और ये पितृ दोष जो है इस दौरान जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में पितृ दोष रिफ्लेक्ट होगा। और ये दोनों आपस में मिल के, मैंने कहा ना, कोई पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इनकी नेगेटिविटी ही है। और कई लोग इसको पिशाच योग भी नाम देते हैं। खैर, इसमें डरने डराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए पितृ दोष शब्द जो है वो उपयुक्त है। और वो दोष अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी है तो वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जिन लोगों की भी मीन राशि है उनका चंद्रमा 12 नंबर में है, ये तो ऑटोमेटिक, क्योंकि हम चंद्र राशि से कैलकुलेट कर रहे हैं। शनि और राहु दोनों आपके सर पे आ गए हैं, मन पे आ गए हैं, चंद्रमा पे आ गए हैं, तो क्या कुछ मानसिक टेंशन भी देखने को बहुत मिलेगी? ज़्यादा मानसिक टेंशन तो जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नॉट ओनली डिप्रेशन में लेके जाएगा ये योग। और कई बार क्या होता है, अमावस्या को चंद्रमा बहुत क्षीण होता है, और अमावस्या के दिन के केसेस ऐसे कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। तो जो डिप्रेशन की शिकार हैं उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, और उनके परिवार वालों को उनके प्रति सजग और उनकी खास ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो इस दौरान, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, तो क्या लेने चाहिए या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। 14-15 अप्रैल के बाद लेने चाहिए। और वैसे अगर शनि राहु को अलग होते देखना चाहते हैं तो 29 मई तक आप उसके लिए वेट कीजिए। सर, राहु जब कुंभ में आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उल्टी चाल चलते हैं, तो मीन से कुंभ में जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा बदलाव? राहु कुंभ में आ जाएंगे तो शनि जो है मीन में राहु से मुक्त हो गए, फिर उनके जो नेगेटिव अफेक्ट है ना वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, जब राहु वहाँ से जाएंगे 29 मई को, तो उनके साथ ना तो उस समय सूर्य होगा, ना शुक्र होगा, ना बुध होगा। ये पीरियड ऐसा आ जाएगा जो शनि एकांतवास में होंगे। जब एकांतवास में वो मीन राशि में होंगे तो वो खुद ही पीड़ित नहीं है, स्वस्थ अवस्था में होंगे और उनके दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो साढ़े सती का सिद्धांत लागू होता है वो रहेगा कुंभ वालों के लिए, मीन वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए। राहु का गोचर मंडेन अफेयर में क्या बदलाव लेकर आ रहा है? देखिए, मंडेन अफेयर में ये राहु का जो गोचर है ना, ये जो भी प्रभाव लाएगा मीन राशि से अच्छे प्रभाव लाएगा। क्योंकि मीन राशि में गुरु से के साथ है, और गुरु के साथ जब भी राहु किसी भी रूप में मिलता है तो उसको गुरु चंडाल योग बोलते हैं। उससे गुरु भी मुक्त हो गए और राहु भी मुक्त हो गए। और लाल किताब में ये कहा जाता है कि गुरु दूसरे
5वें, हम्म, 9वें और 12वें घर का कारक है। हम्म, तो गुरु के किसी भी घर में, दूसरे में, 5वें में, 9वें में या 12वें में अगर राहु बैठता है तो गुरु पीड़ित हो जाता है। तो वहां से राहु निकल गया तो गुरु भी राहत की सांस लेंगे और वो अपनी मित्र राशि शनि के पास आ गया। कहते हैं ना शनिवत राहु। और वो जो बैठेंगे कुंभ राशि में तो मंडेन अफेयर में चीजें बेटर होंगी। डिप्लोमेसी जो काम करने लगेगी, जो जगह जगह समस्याएं हैं, विश्व में लड़ाई है, मनमुटाव है, उनमें कुछ समझौते देखने को मिलेंगे। युद्ध की जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं वो शनि के गोचर की वजह से की जा रही हैं या राहु की या फिर अतिचारी बृहस्पति? देखिए, अतिचारी बृहस्पति अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन ठीक हो जाएगी। तो जो गुरु है जब बैठेगा कर्क राशि में तो वो अपनी राशि मीन को देखेगा नवम दृष्टि से। जब वो बैठेंगे मिथुन में तो अपनी राशि धनु को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो अतिचारी होने के बाद जो जो दृष्टियां जा रही हैं वो सार्थक हैं, फेवरेबल हैं और हम कुछ शांति की उम्मीद कर सकते हैं। और जो ऐसा कुछ किसी को संदेह है कि विश्व युद्ध होगा, तो कोई भी विश्व युद्ध चाहता ही नहीं है। एक सुपर पावर ने एक कंट्री के साथ लड़के देख लिया पिछले 3 साल से, परिणाम नहीं निकला। तो मोदी जी जो कहते हैं ना, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का युग है। तो और इस कॉन्सेप्ट को ट्रंप के आने के बाद बल मिला है। ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? ये उनकी मैं इस दशाओं बेस पे कह रहा हूँ कि ट्रंप से पहले जो बाइडेन साहब थे वो आंख बंद करके जो है जेलेंस्की साहब को समर्थन दिए जा रहे थे, हर तरह की हेल्प दिए जा रहे थे और युद्ध भड़का हुआ था। लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब आए उन्होंने कहा ना, युद्ध बंद करना है और आपको समझौते के लिए टेबल पे बैठना होगा और आपकी सारी जो हेल्प है हम बंद कर रहे हैं अगर आप समझौते पे नहीं आते हैं। आपके तो पास सर ट्रम्प जी की और ये मैंने अपने पिछले हम लोगों का जो पॉडकास्ट था जब हमने ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की थी उसमें भी हमने इस चीज़ को थोड़ा टच किया था। बिल्कुल बिल्कुल हमने टच किया था, मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि आपके पास पूरी कुंडली है ट्रंप की। कौन सा ऐसा उनका ग्रह है, क्या तो बृहस्पति होगा या कोई अच्छा ही ग्रह होगा जो ऐसी सद्बुद्धि दे रहा है उनको? देखिए, उनकी कुंडली में महादशा शुक्र की है, अंतर्दशा गुरु की है। तो दोनों ही जो हैं गुरु हैं, एक दैत्यों के एक देवताओं के। तो अब जो सही पक्ष होता है वो देवों को प्रतिनिधि करता है, जो गलत होता है वो दैत्यों को करता है। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो एक विचारधारा है। तो अब वो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने रशिया से भी बात की, उन्होंने जेलेंस्की से भी बात की, समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों ये शुभ ग्रह उनको मदद कर रहे हैं और जनता ने तो उनको पूरी सपोर्ट दे ही दी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ष संभावनाओं से भरा हुआ है और इसमें हमें शांति देखने को मिलेगी। और वैसे भी हमें ऑप्टिमिस्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली सर हमारा माइंडसेट वैसे ही काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सुनते हैं तो अगर नहीं भी कुछ नेगेटिव होना वाला होता है तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली होने लगता है। हम मैनिफेस्टेशन जब करते हैं अच्छी बातों के लिए तो बातें घटित होने लगती हैं। और मैं ज्योतिष के साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी कर रहा हूँ कि ये सारी इक्वेशन देखते हुए कि विश्व में शांति हो, लेट द पीस प्रिवेल। बिल्कुल बिल्कुल सर। लास्ट में सर, आप लाल किताब एक्सपर्ट हैं, लाल किताब के नुस्खे बहुत काम करते हैं, उपाय बहुत काम करते हैं। तो शनि से बचने के लिए कि थोड़ी राहत मिल जाए कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, लग्न वालों को, और राहु से भी कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, साढ़े सती में है या शनि से किसी भी तरह पीड़ित हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ। आप अगर करेंगे तो आपको फील आ जाएगा कुछ महीनों के अंदर। चमत्कार की किसी की उम्मीद नहीं कीजिए। आप प्रतिदिन कौवे को रोटी डालिए।
कौवे की सेवा कीजिए। कौवा कई तरह की चीज़ें खाता है, जैसे गांठिया दे सकते हैं, कई लोग अंडा खाते हैं, अंडा दे देते हैं, नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज देते हैं, उसके लिए सब परमिसिबल है, ठीक है। पीपल वृक्ष को प्रतिदिन काले तिल मिला के जल दीजिए। तो काले तिल किसका प्रतीक है? शनि और केतु का। आपने जल में डाल दिया, जल चंद्रमा है, तो जो कुंडली में कॉम्बिनेशन आपका बना है आपने बना दी। जरा सी बात से एक चुटकी तिल डाल के और आप पूरी श्रद्धा के साथ पीपल वृक्ष को रोज पानी दीजिए, हर गली में है। और भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ मतलब पीपल वृक्ष। उसमें शनि देव जी का भी वास है, उसमें पिपलाद ऋषि का भी वास है, उसमें हमारे पितरों का भी वास है, जिसको कहते हैं आज की भाषा में सिंगल विंडो क्लियरेंस। आपने सबको प्रसन्न कर दिया। लेकिन हाँ, पीपल वृक्ष को संडे को जल नहीं देते। संडे इज हॉलीडे फॉर पीपल वृक्ष आल्सो। और शनिवार शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। गाय की सेवा करते रहिए, गरीबों की सेवा करते रहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु दशम भाव में ना हो तो, अगर है तो आपको नुकसान कर जाएगा, ये आपको अपनी कुंडली में देखना होगा। और इतने से राहत आनी शुरू हो जाएगी। इतना सरल उपाय। एक और मैं बताता हूँ, आप शनिवार की शाम को शनि मंदिर में छाया पात्र दान कीजिए। छाया पात्र क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक लोहे का बर्तन लीजिए, इससे लोहे की कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डालिए, शनि मंदिर में जाके सूर्यास्त के बाद शनिवार शाम को, और उसमें अपना फेस देखिए, तो तेल के अंदर आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन आएगा। फिर आप दोनों हथेलियां उस पर ले जाइए तो आपको तेल के अंदर हथेलियों का रिफ्लेक्शन आएगा। फिर आप इसको रिवर्स कीजिए, नाखून वाली साइड का रिफ्लेक्शन आएगा। आपने अपनी छाया देखी, ये बन गया छाया पात्र। इट इज नथिंग बट टुडेज योर आधार कार्ड। वो भी ऐसे ही बनता है, आँखों की फोटो, हथेलियों का प्रिंट, इसलिए उसको बायोजेनरिक कहते हैं। तो अब शनि देव जी आपको 700 करोड़ में से पहचानेंगे। आईडी कार्ड आप जो है उनके सामने रख दीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव, हे कर्म फलदाता, हे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, अपना नाम गोत्र बोल के कि जाने अनजाने हमसे जो गलती, कोई भूल, कोई पाप हुए उनको क्षमा करें और हम पे दया करें। ये भी साथ में कर लें। इतना कर लेने से राहत आनी शुरू हो जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा। सर, राहु के साथ केतु भी तो गोचर कर रहे हैं। जी हाँ। लोग लेकिन केतु के गोचर की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या केतु कुछ प्रभाव नहीं नहीं, डालने वाले? केतु देखिए, लाल किताब उसको नेकी का फरिश्ता कहती है। अच्छा। और जब राहु जी कुंभ में आएंगे, केतु जी सिंह राशि में, क्योंकि दोनों अपोजिट एक दूसरे के साथ में घर में रहते हैं। और वो जब सिंह राशि में आएंगे तो सिंह राशि राजा की है। तो मैंने कहा ना, राजा को थोड़ी बहुत ही तकलीफ हो सकती, पर कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली। केतु से मतलब राहत पाने के लिए, कृपा पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। आप स्ट्रीट डॉग की, कुत्ते की सेवा करते रहिए। कभी दूध दीजिए, कभी कोई बिस्किट वगैरह दे दीजिए, रोटी दे दीजिए। इतने से केतु प्रसन्न हो जाते हैं। कितना सरल है। बाकी सिंह राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल है उनके लिए ये। यस। तो केतु कोई मंडन अफेयर में भी प्रभाव नहीं डाल रहा है? नहीं, इनका प्रभाव तो रहता है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होता है जितना राहु का होता है। ये नेकी के फरिश्ते कहलाते हैं, तो इनका प्रभाव नेगेटिव नहीं होता। और इसको मैंने कहा ना, सरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कुत्ते की सेवा करके। और कई लोग जो पेट पालते हैं घर में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उनकी प्रोटेक्शन लेयर तो घर में ऑटोमेटिक हो गई। दिल्ली में तो बहुत लोग पालते हैं। बिल्कुल 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 सर। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि शनि और राहु को अगर कंट्रोल करना है तो शिव जी की शरण में चले जाओ। ये तो बिल्कुल सही। शिव भक्तों के लिए तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि शिव जी के गले में सर्प है, उसी को राहु का रूप माना जाता है। शिव जी ने विषपान किया है, सर्प के अंदर विष होता है। तो जो उनको पालते हैं, उनके चरणों में चले गए तो फिर तो आप बिल्कुल प्रोटेक्ट होंगे ही होंगे। तो शिव पूजन कितना सरल है। एक जो लोटा जल ही तो चाहिए, उनको जाके चढ़ाइए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, इतने से हो जाएगा। और अगर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो जो दूध, चावल और
मिश्री या चीनी उनको समर्पित कीजिए हर सोमवार को, तो और प्रसन्न होंगे। आपके चंद्रमा को बल मिल गया, तो उनके जो उसका वजन है ना, राहु या शनि का, वो वजन आप आराम से मिटिगेट कर पाएंगे। सर मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु 10वें या 11वें घर में बैठे हुए हैं और बड़े अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो जो फल मिलने चाहिए वो उनको अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसका रीज़न ये गोचर हो सकता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि गोचर सिर्फ डिलीवर करता है, कि आपको जो मिलना होता है, जो प्रॉमिस होता है कुंडली, वो आके दे देता है। तो कुछ प्रभाव पड़ेगा उन लोगों जी के हाँ, लिए? अगर आपकी अच्छी पोजीशन में है राहु 10वें घर में या 11वें घर में, और ये कॉम्बिनेशन भी अगर आ रही है, तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि गोचर ही सब कुछ नहीं है। आपकी ओरिजिनल कुंडली में ग्रहों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या षड्बल है, क्या दृष्टियां हैं, और महादशा अंतरदशा इस समय पे क्या चल रही है। सिर्फ गोचर को ही मान के हम 100% नहीं जा सकते, लेकिन चूंकि हमें हर एक की कुंडली नहीं पता, तो हम इन जनरल गोचर को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि लोग अपने पे देख लें कितना एप्लीकेबल है। शनि को नौकरी का भी कारक माना गया है। जी हाँ। नौकरी पे तो कोई खतरा नहीं आ रहा है लोगों की, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, प्लानिंग भी चल रही है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, अब शनि जो है मीन राशि में जा रहा है और राहु जो है मीन राशि से निकल रहा है, यानी शनि तो एंट्री पॉइंट पे है और राहु एग्जिट पॉइंट के आसपास है। रेवती नक्षत्र जो अंतिम होता है 27वां, बुध का नक्षत्र होता है। तो ये जो दिखा रहा है राहु का जाना अंतिम राशि से, तो ये बहुतों की टर्मिनेशन की तरफ इंडिकेशन है, प्रोवाइडेड कुंडली के बाकी फैक्टर भी उसको मैच करते हो, और एक नए जो आगंतुक हैं, न्यू ज्वाइनीज हैं, उनकी तरफ भी इशारा है। तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगी, एक एंट्री पे है, एक एग्जिट पे है। तो इसके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। नौकरी के लिए जी। जो मैंने पहले बताया वो तो एप्लीकेबल है, क्योंकि शनि देव जी की कृपा से मिलती है। तो शनि देव जी की कृपा तो उसमें सब तरह से आ जाएगी, 7.5 है तो भी, नहीं है तो भी। और दूसरा क्या है कि आप शिव जी की सेवा करनी शुरू कीजिए, और वो लगातार 43 दिन, या एक और उपाय बताता हूँ, हनुमान जी की भक्ति। आप संकल्प के साथ 8 मंगलवार लगातार हनुमान जी को हलवे का भोग लगवाइए। घर पे हलवा बनाइए, लेकिन उसमें दूध ज़रूर डालना है हलवे में, और वो दूध युक्त हलवा जो है हनुमान जी को भोग लगवाइए मंगलवार, और कंटिन्यूस 8 मंगलवार, और हर मंगलवार को हलवा का भोग लगवाइए। और एक तिकोना जो हनुमान जी का लाल रंग का झंडा होता है, वो आप हनुमान जी को समर्पित करके आइए। 8 मंगलवार कीजिए, संकल्प के साथ कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, और आपका स्पीकिंग ट्री तो बहुत ही प्रेस्टिजियस और पुराना प्लेटफॉर्म है, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। थैंक यू सर। देखिए, जैसा कि हमारी हर कॉन्वर्सेशन का पर्पस सिर्फ यही होता है कि आप तक एक जानकारी पहुंचाई जाए। डरिएगा किसी भी चीज़ से नहीं, क्योंकि एट लास्ट जो चीज़ काम करती है वो आपके कर्म होते हैं और ईश्वरीय कृपा। जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। डरने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, संभल कर रहिए, डिसीजन लेने से बचिए। बाकी आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो आपको लगे, जैसा आपको बताया जाए वैसा फॉलो करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।